नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन देख रहे हैं और आरंभिक प्रयास से लेकर के जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के बाद आचार्य शुक्ल जी तक हम लोगों ने काल विभाजन देखा था और उनका अच्छे ढंग से हमने अध्ययन किया था और उसका मूल्यांकन भी किया था कि उन लोगों के काल विभाजन में क्या गुण रहे हैं और क्या दोष रहे हैं और वह कहाँ तक प्रमाणिक है, कहाँ तक वैज्ञानिक है, ये हम अब तक देख चुके हैं। तो शुक्ल जी के बाद एक महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आज हम इनका काल विभाजन देखेंगे। जो आगे के विद्वान हैं, जितने भी हैं जिन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया है, हम सबको बारी बारी से देखेंगे। तो आज हम अभी देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। तो हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये भी पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में भी विभाजित करते हैं और इन 4 कालखंडों का नामकरण करते हैं। पहले को आदिकाल, और दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथे को आधुनिक काल कहते हैं। इनके समय सीमा निर्धारित करते हैं। आदिकाल को सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी और पूर्व मध्यकाल की समय सीमा निर्धारित करते हैं 1400 से लेकर के 1700 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी। आधुनिक काल को कहते हैं कि आधुनिक काल की समय सीमा सन 1900 से लेके अद्यावधि, यानी कि अब तक की जो अवधि चल रही है या आगे जो भी चलेगा, ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल के नाम से इसका नामकरण करते हैं। तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किए गए काल विभाजन को देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये जो आचार्य शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन था, ये उसके प्रबल विरोधी थे। यानी कि जो आचार्य शुक्ल जी ने जो भी काल विभाजन किया है, ये उसका अपने तर्क के आधार पे प्रबल विरोध करते हैं। किंतु हम देखते हैं कि कहीं न कहीं उनके ही मतों को वो मान्यता भी देते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन था, वो वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक या गद्य काल, तो युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे जो उन्होंने बांटा था और उसके बाद जो कालक्रम के आधार पे जो उन्होंने वर्गीकरण किया था, उसी हिसाब से आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये नामकरण क्या है, उनसे मिलता, उनके पहले नामकरण से मिलता जुलता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के मतों का खंडन करते हुए भी, जैसे कि उन्होंने जो वीरगाथा काल नाम दिया, उस वीरगाथा काल नाम का विरोध करते हैं कि नहीं, वीरगाथा काल उस जो वो समय था, यानी कि 1000 से लेकर के या 1050 से लेकर के 1375 तक का जो समय था, वह शुक्ल जी उस समय की जो रचनाएं थी, यानी कि जो रासो साहित्य थे, जो वीरगाथा परक रासो साहित्य थे, उसके आधार पे उसका नामकरण करते हैं उस कालखंड का कि ये वीरगाथा काल है। आचार्य हजारी प्रसाद विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आदिकाल जो समय जो रहा है 1050 से लेके या 1000 से लेकर के 1400 विक्रमी तक का समय, उस समय के साहित्य एक समृद्ध परंपरा चल रही थी साहित्य की। उस समय हम देखते हैं कि नाथ साहित्य भी प्रचलित था, सिद्ध साहित्य भी प्रचलित था, जैन साहित्य भी प्रचलित था और उसके साथ साथ ही लोक साहित्य भी प्रचलित था। तो जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ के आधार पे, जिन 12 ग्रंथों के आधार पे शुक्ल जी ने इसका वीरगाथा का नामकरण किया, वो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि वो प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो को ही देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान एक पूरी तरह से अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, तो कुछ विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी उसकी प्रामाणिकता का भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो है या नहीं। बहुत सारे ऐसे जो रासो ग्रंथ हैं जो अनुपलब्ध हैं, यानी कि जो अभी तक मिले ही नहीं हैं। और विद्यापति की पदावली को रखते हैं, वो भी मैथिल भाषा में है। और जो ये उनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। तो ऐसा माना गया कि यानी कि जिन ग्रंथों के आधार पे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम देने का प्रयास किया, वो तर्कसंगत नहीं ठहरता, क्योंकि जिस समय सीमा में, जिस कालखंड में नाथ, सिद्ध और जैन की समृद्ध साहित्य परंपरा रही, बहुत सारे लौकिक साहित्य भी लिखे गए, श्रृंगारिक जैसे कि वो जो प्रमाणिक 12 ग्रंथ कहते हैं उसमें विशलदेव रासो का नाम भी रखते हैं। विशलदेव रासो
जो है ये वीर गाथा परक रचना नहीं है, ये एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। तो ऐसे में भी क्या हुआ कि उसकी प्रामाणिकता पे संदेह हो रहा है, तो वीर गाथा काल नाम देना उचित नहीं ठहरता, ये ऐसा द्विवेदी जी का मानना है। और इसलिए वो उस काल को आदिकाल नाम देना सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। फिर दूसरे को पूर्व मध्य काल कहते हैं और इसको ये 1400 से लेके 1700 मानते हैं। और उसके बाद की जो समय सीमा है ये शुक्ल जी के ही जो उनका जो आधार है, यानी कि जो समय सीमा शुक्ल जी ने निर्धारित की है, ठीक उसी तरह से इन्होंने भी उसको ग्रहण किया है। उन्होंने भी रीतिकाल का समय 1700 से लेकर के 1900 माना। तो ये भी पूर्व उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 मानते हैं और 1900 से लेकर के अब तक के समय को आधुनिक काल कहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये द्विवेदी जी और आचार्य के काल विभाजन में ये भिन्नता है। अब हम इनका मूल्यांकन अगर करेंगे तो क्या कह सकते हैं आप कि इसमें क्या है, ये अंतर है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह शुक्ल जी के काल विभाजन का प्रबल विरोध करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मान्यता को ही उनके ही आधार को या उनके काल विभाजन को मान्यता भी देते हैं। तो अंतर बस इतना है, अंतर ये है कि शुक्ल जी विक्रम संवत में काल विभाजन करते हैं और ये विक्रम संवत के स्थान पे विक्रम संवत के आधार पे स्थान पे ये क्या करते हैं, ये ईसवी सन का प्रयोग करते हैं। विक्रम संवत के स्थान पर ईसवी सन, ये ईसवी सन में काल विभाजन करते हैं। तो ये क्या है, ये एक इनका दोनों का अंतर है और इनके काल विभाजन की विशेषता है। और हम क्या देखते हैं, ये पूरी शताब्दी को काल विभाजन का आधार बनाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पूरी शताब्दी को आधार बनाकर काल विभाजन किए, आधार बनाकर काल विभाजन किए। यानी कि ये इनकी दूसरी विशेषता है कि जैसे आप देखते हैं कि 1000 से शुरू हो रहा है, जैसे शुक्ल जी यहाँ क्या हो रहा था कि 1050 से शुरू हो रहा है, लेकिन इनके में आदिकाल जो 1000 से शुरू होकर 1400 तक पर जाके ख़त्म होता है, फिर 1400 से लेके 1700 तक पूर्व मध्यकाल शुरू होता है। तो ये क्या है, ये पूरे शताब्दी को आधार बनाते हैं। यानी कि ऐसा जैसे हम मिस्र बंधुओं में एक भिन्नता देख रहे थे। मिस्र बंधुओं में क्या था कि उनका अचानक शुरू होता था समय, सेवा उनकी शुरू होती थी और अचानक 1 वर्ष बाद ही ख़त्म हो जाती थी। जैसे उन्होंने जो उदाहरण दिया था कि 700 से लेकर के 1343 तक पूर्व प्रारंभिक काल चलता है और उसके बाद जस्ट 1344 से लेकर के 1444 तक उत्तर प्रारंभिक काल शुरू हो जाता है। तो यानी 1 वर्ष में ही कोई काल परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखते हैं कि वे शताब्दी को पूरा आधार बनाते हैं। यानी एक शताब्दी शुरू हो रही है तो उसके अंत में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वह जो प्रवृत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती हैं और दूसरा कालखंड शुरू हो जाता है। तो ये क्या, ये परिवर्तन का आधार भी हमें वैज्ञानिक दिखता है, ठीक दिखता है। और फिर जो इनका और विशेषता क्या है कि ये विक्रम संवत के स्थान पे ईसवी सन में किए और पूरी शताब्दी को आधार बनाए। और ये वीर गाथा काल को आदिकाल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। वीर गाथा काल को आदिकाल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये तो हो गया आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। तो आपने आज ये हजारी प्रसाद को देखा। अब आगे हम देखते हैं कि आगे और कौन कौन से विद्वान होते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे अगले नंबर के विद्वान आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। ये इसमें हम क्या देखते हैं कि
जो वर्मा जी आते हैं, ये वर्मा जी पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित करते हैं। 5 कालखंड कौन कौन से वो नाम देते हैं। पहले को संधि काल नाम देते हैं और इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं 750 से लेकर के 1000 विक्रमी। और दूसरे कालखंड का नाम देते हैं चारण काल। चारण काल का समय सीमा बताते हैं कि संवत 1000 से लेकर के 1375 विक्रमी। बाकी के जो कालखंड हैं और समय सीमा है, ये क्या है, ये शुक्ल जी के ही आधार पे या शुक्ल जी से ही ग्रहण की गई हैं। जैसे भक्ति काल तीसरे कालखंड को कहते हैं और तीसरे कालखंड को भक्ति काल कहते हैं और भक्ति काल की समय सीमा ये भी स्वीकार करते हैं 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी। फिर चौथे कालखंड को कहते हैं रीतिकाल, ये भी शुक्ल जी के यहाँ आप देखते हैं, तो ये इसकी समय सीमा भी 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी। फिर पाँचवें कालखंड का नामकरण करते हैं आधुनिक काल और आधुनिक काल की समय सीमा भी 1900 से लेकर के अब तक बताते हैं। तो ये 3 कालखंड जो हम देखते हैं, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये क्या है, ये शुक्ल जी से मिलता जुलता है। और संधि काल और चारण काल, ये 2 कालखंडों का नया नाम देते हैं कि जिसको हम वीर गाथा काल, जिसको शुक्ल जी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, उस कालखंड को ये चारण काल नाम देते हैं और इसकी समय सीमा 1000 से लेकर के 1375 विक्रमी निर्धारित करते हैं। एक नया प्रयोग ये करते हैं कि ये संधि काल नाम से एक नए कालखंड का नामकरण करते हैं, एक नया काल विभाजन देते हैं और जिसकी समय सीमा ये 750 से लेकर के 1000 विक्रमी देते हैं। ये 750 से लेकर के 1000 विक्रमी इनका क्या है, इनका संधि काल के नाम से इनका नामकरण किया गया। तो ये वर्मा जी के काल विभाजन में हम क्या देखते हैं कि इनका जो वीर गाथा काल के स्थान पे उस काल को क्या नाम दे देते हैं, चारण काल नाम देते हैं और संधि काल नाम से एक नया कालखंड बनाते हैं। ये इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषता है। तो हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं, मूल्यांकन के लिए आप लोग लिख सकते हैं या विशेषता के लिए जो प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में कि इनकी विशेषता क्या है इनके काल विभाजन की, तो आप लोग उसको लिख लें कि वीर गाथा काल के नाम स्थान पर इन्होंने एक नया नामकरण किया, क्या, वीर गाथा काल नाम के जगह पर, नाम के स्थान पर चारण काल नाम दिया। चारण काल नाम दिया और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि संधि काल नाम से एक नया काल विभाजन किया या नए कालखंड को इन्होंने बनाया। संधि काल नाम से संधि काल नाम से एक नया निर्धारित किया। और क्या देख सकते हैं हम, और ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभ को ये क्या करते हैं, 1050 से न मान के ये 750 से मानते हैं। तो ये भी इनकी एक विशेषता है, यानी कि 700 स्वीकृत करते हैं, ये भी इनके नामकरण की एक विशेषता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से न मान करके संवत 700 से मानते हैं, 700 विक्रम स्वीकार करते हैं। ये भी एक विशेषता है इनके काल विभाजन की।
और क्या हम देखते हैं कि भक्ति काल को ये 2 धाराओं में बांटते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये जो भक्ति काल नामकरण करते हैं 1375 से लेके 1700 तक, इसको ये 2 कालखंडों में पुनः विभाजित करते हैं। ये आप चौथी विशेषता है इनकी लिख सकते हैं कि भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटते हैं। दो धाराओं में विभक्त करते हैं। इन दोनों धाराओं को क्या नाम देते हैं? पहले को नाम देते हैं संत काव्य धारा और दूसरे को नाम देते हैं प्रेम काव्य धारा। पहला कौन सा है? संत काव्य धारा। संत काव्य धारा। और दूसरी धारा कौन सी बताते हैं? प्रेम काव्य धारा। प्रेम काव्य धारा। ये क्या है? ये डॉक्टर वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन है और उसकी विशेषताएं हैं, उसका मूल्यांकन ये सब प्रश्न के रूप में पूछता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आगे हम और विद्वानों को देखेंगे कि और कौन कौन से विद्वान हुए जिन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया। तो हम इसको देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि आगे के जो विद्वान हैं उसमें एक नाम आता है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन हम देखेंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को ये भी 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं। जैसे शुक्ल जी ने जो नामकरण किया था ये उसी को आधार बनाते हैं। और पहले कालखंड को पहला कालखंड जो इनका है इसको ये वीर गाथा न कह के ये भी आदिकाल कहते हैं, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल कहते हैं। और आदिकाल को की समय सीमा बताते हैं कि 7वीं सदी से लेकर 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। और पुनः भक्ति काल नामकरण करते हैं, दूसरे कालखंड का नामकरण करते हैं भक्ति काल। और भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित करते हैं 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ये भक्ति काल की समय सीमा है। और तीसरे कालखंड को नाम देते हैं रीतिकाल। और रीतिकाल की समय सीमा बताते हैं 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल चौथे को कहते हैं। और आधुनिक काल की समय सीमा 19वीं सदी के मध्य से अब तक। 19वीं सदी के मध्य से अब तक ये डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा किया गया काल विभाजन है, जिसको पूरे हिंदी साहित्य को ये 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। विभाजन इनका 4 कालखंडों में है। और ये 17वीं सदी से शुरू होता है 14वीं सदी तक आदिकाल। और 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक भक्ति काल। 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल चलता है। और 19वीं सदी के मध्य से अब तक आधुनिक काल। पुनः ये आधुनिक काल का भी वर्गीकरण करते हैं और उसको 4 कालखंडों में बांटते हैं। ये 4 कालखंड कौन कौन से हैं? पहले को कहते हैं पुनर्जागरण काल या भारतीय हिंदू युग। आप लोग जो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के जो पहले से जो क्लास देखे होंगे, अगर पहला क्लास या दूसरा क्लास, तो आप लोग को बताया गया होगा कि काल विभाजन की आवश्यकता और आधार बताए गए होंगे, यानी कि किन किन आधारों पे हम काल विभाजन कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र के आधार जो उन द्वारा किया गया काल विभाजन है उसमें वो सारे आधार आपको दिखेंगे कि जो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पे और कालक्रम के आधार पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक आधार बताया गया था युग प्रवर्तक साहित्यकार के आधार पे काल विभाजन किया जा सकता है या नामकरण किया जा सकता है। तो एक कालखंड का नाम देते हैं पुनर्जागरण काल और उसको नाम देते हैं भारतीय हिंदू युग। और इसकी समय सीमा बताते हैं 1857 से 1900 ईस्वी तक। सन 1857 से 1900 तक की कालखंड को ये पुनर्जागरण काल या भारतीय हिंदू युग नाम देते हैं। कि पुनर्जागरण क्यों? कि एक जागरण हमारा भक्ति युग में आ चुका था भक्ति काल के समय, और पुनः जो 1857 आता है, 1857 में आप लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यानी कि उस समय से बहुत प्रकार के जागरण आए थे भारत में, अपने देश में, और साहित्य के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, जागरण आए थे। विभिन्न नई नई पत्र पत्रिकाओं का संपादन होना शुरू हुआ था, गद्य का विकास हुआ था, गद्य में लेखन कला प्रचलित हो रही थी, विभिन्न विधाओं का भी का प्रचलन हुआ था, विभिन्न विधाओं में लोग रचना करना शुरू किए। और ये सारा शुरू करने का जो प्रयास किया गया था वो भारतेंदु के द्वारा किया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा वो सारे प्रयास किए गए थे हिंदी को एक नया रूप देने के लिए, एक नई मान्यता देने के लिए और भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए भारतेंदु जी ने बहुत सारा प्रयत्न किया था। इसलिए ये उनके नाम पे ही इस कालखंड को नाम देते हैं भारतेंदु युग या पुनर्जागरण, क्योंकि उसमें फिर से एक बार भारतीय जनता के अंदर बहुत प्रकार के जागरण आए थे, तो इसलिए उसको पुनर्जागरण भी कहते हैं। और इसकी समय सीमा 1857 से 1900 तक मानते हैं। फिर दूसरे कालखंड को कहते हैं जागरण सुधार काल, और इसको द्विवेदी युग भी कहते हैं। इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी। जब आप आगे पढ़ेंगे तो जब विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा, उनके संपादन के विषय में या उनके शुरुआत के विषय में, तो आपको बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में एक पत्रिका आपको सरस्वती मिलेगी पढ़ने को, जिसकी स्थापना होती है 1900 में और उसके संपादक बनते हैं 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे स्तंभ हैं जिनके नाम पे एक युग का नाम रखा गया है, जिसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं और द्विवेदी युग भी कहते हैं। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत से प्रकार के सुधार करने का प्रयास किया था। यानी कि जो साहित्य लेखन की परंपरा थी या जो उसकी प्रवृत्तियां थी, जो उसकी विधियां थी, उसमें उन्होंने बहुत सारा सुधार किया। जैसे भाषा के दृष्टिकोण से या व्याकरण के दृष्टिकोण से बहुत सारे सुधार किए और बहुत सारे साहित्यकारों को वह लेखन की शैली सिखाते रहे अपनी पत्रिका के माध्यम से सरस्वती में संपादन करते हुए। ये जो साहित्यकार या जो रचनाकार अपनी रचनाएं लिखते थे तो वो उस रचनाओं को अपने पत्रिका में या अपने प्रेस से प्रकाशित करने से पहले उसमें जो गुण होते थे या जो त्रुटियां होती थी उसका सुधार करते थे, उसका परिष्कार करते थे। और जो संबंधित साहित्यकार या रचनाकार होता था वो वह उचित सुझाव भी देते थे कि वह जब आगे की रचना करे तो उसमें व्याकरणिक त्रुटियों का ध्यान रखे, भाषा संबंधी त्रुटियों का ध्यान रखे और हिंदी को शुद्ध लिखने और पढ़ने के हिमायती थे ये। तो इसलिए उस काल को क्या कहा गया कि जागरण तो हुआ, पुनर्जागरण हुआ और इसमें जागरण काल में सुधार भी होना शुरू हुआ। यानी कि बहुत सारे सुधार होने लगे साहित्य लेखन में, तो इसलिए इसको जागरण सुधार काल भी नाम दिया गया और द्विवेदी युग नाम दिया गया। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक तो सांस्कृतिक आंदोलन के नाम पे भी नामकरण किया गया है और युग प्रवर्तक साहित्यकार के नाम पे भी नामकरण किया गया है। और इसकी समय सीमा माने 1900 से लेके 1918। पुनः तीसरे आधुनिक काल का ये विभाजन है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल को ये 4 भागों में बांटते हैं। तो पुनः तीसरे कालखंड का नाम रखते हैं छायावाद काल। छायावाद काल की समय सीमा 1918 से लेकर के 1938 तक मानते हैं। छायावाद काल जो एक ऐसा युग आता है जिसमें रहस्यवादी भावना और विभिन्न प्रकार के दर्शनों का प्रभाव हम देखते हैं कि जो उसके जो मूल स्तंभकार होते हैं, जो स्तंभ रचनाकार हैं, जैसे कि प्रसाद हो गए, पंत हो गए और निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई। तो इन सभी के रचनाओं में हम क्या देखते हैं, एक अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षण है और उसके प्रति जिज्ञासा का भाव जागता है। यानी कि एक छाया के माध्यम से वो ऐसी सत्ता का भान करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है या जो परम शक्ति है, उस सत्ता को, उस परम शक्ति को का वो भान करते हैं एक छाया के माध्यम से। और क्या इसमें मानवीकरण और प्रकृति को आलंबन रूप में दिखाया गया, इसलिए इस कालखंड को क्या नाम देते हैं, छायावाद। यानी कि उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति जो रही है कि छायावादी रचनाएं लिखी गई, एक रहस्यवादी रचनाएं और एक अज्ञात सत्ता के प्रति
प्रेम की भावना या जिज्ञासा की भावना दिखाई गई कि एक ऐसी अज्ञात सत्ता को प्रियतम मान करके वो लोग अपनी रचनाएं करते थे, उसके प्रति आकर्षित होते थे। तो इसलिए उसको नाम दिए कि छायावाद काल, और इसकी समय सीमा 1918 से लेकर के 1938 स्वीकार किए। फिर चौथा काल विभाजन जो इनका था आधुनिक काल का, चौथा वर्गीकरण छायावादोत्तर काल कहते हैं, और छायावादोत्तर काल की समय सीमा निर्धारित करते हैं 1938 से लेकर 1953। पुनः इस छायावादोत्तर काल को ये यानी कि छायावाद के बाद की, छायावादोत्तर यानी कि छायावाद से के उत्तर का समय यानी कि छायावाद के बाद का समय छायावादोत्तर कहलाया। तो छायावादोत्तर काल को भी ये 2 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं प्रगति प्रयोग काल, और इसकी समय सीमा 1938 से 1953 बताते हैं, और दूसरे को कहते हैं नवलेखन काल। दूसरे को नवलेखन काल की समय सीमा 1953 से लेके अब तक स्वीकार करते हैं। यानी कि छायावादोत्तर काल में आप क्या देखते हैं कि एक प्रगतिवाद युग आता है 1938 के बाद, 1938 से लेकर के 1943 तक चलता है, और उसके बाद 1943 से लेकर के प्रयोगवादी कवि आते हैं, प्रयोगवाद की धारा चलती है। नए नए साहित्य में नए नए प्रयोग होते हैं, कविता लिखने के तरीकों में नए नए प्रयोग होते हैं, नए नए रूपकों का, नए नए उपमानों का प्रयोग होता है। तो उसको हम प्रयोगवाद काल नाम देते हैं, और वो 1943 से 1953 तक चलता है। फिर 1953 से नई कहानी का जन्म होता है, नई कविता का जन्म होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कविताएं आती हैं, विभिन्न प्रकार के कहानियां आती हैं, या कथा लिखने का साहित्यिक विधाएं नई नई जन्म लेती हैं। तो उस काल को हम कहते हैं नवलेखन काल, यानी कि नए नए प्रकार से रचनाओं को लिखने का जो समय था, जो प्रयोग हो रहे थे, तो उसको हम नवलेखन काल के नाम से जानते हैं। आज आपने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आपने काल विभाजन देखा। अभी और भी विद्वान हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण करने का प्रयास किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी तो उबाऊ हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। हम अगली कक्षा में उन सभी साहित्यकारों के काल विभाजन को और नामकरण को देखेंगे, और फिर आगे हम उसके बाद आदिकाल को शुरू करेंगे। एक एक कालखंडों को हम पुनः विस्तृत ढंग से पढ़ते जाएंगे। आप लोग वीडियो को देखिए और उसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।